Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss our lecture number 18. जैसे कि yesterday लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टार्ट किया हुआ था और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने रेंज और उसका कोफिशिएंट पढ़ा। उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज उसका कोफिशिएंट पढ़ा, क्वार्टाइल डेविएशन उसका कोफिशिएंट पढ़ा। ठीक हो गया? लेकिन वो सारे के सारे हमने जो कैलकुलेशंस की थी वो रॉ डेटा से की थी, अनग्रुप डेटा से की थी। तो अब वही सारी की सारी कैलकुलेशन यानी कि रेंज कैलकुलेट करेंगे और उसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करेंगे और क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब की बार हमारे पास जो डाटा होगा वो डिस्क्रीट डाटा होगा, यानी कि सारी की सारी कैलकुलेशंस हैं लेकिन फॉर डिस्क्रीट डाटा के लिए। फॉर डिस्क्रीट डाटा या फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो भी मैं कैलकुलेशंस करने वाला हूँ ये सारी की सारी कैलकुलेशंस आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ जब हमने क्वार्टाइल्स फाइंड किए थे। ठीक है जी, तो एक डाटा ले लेते हैं जरा हम। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ हाउसेज आ गए। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ लेन्स आ गए हैं, ज्यूम करें, और यहाँ पर हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई। नंबर ऑफ हाउसेज जो हमारे पास हैं 1 2 3 4 है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 3 5 और 5 हो गया, और हम पे 6 कर लेते हैं। ठीक, 2 3 5 6। तो ये हमारे पास एक डाटा आ गया। अब हमने इसी डाटा का क्या फाइंड करना है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड रेंज ऑफ द डाटा। हमें इस डाटा की रेंज फाइंड करनी है और फिर रेंज के बाद हमें क्या करना है? इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, इसी का ही कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करेंगे। रेंज फाइंड करेंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करेंगे। फिर सेकंड में हम फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने कल कैलकुलेशंस की थी, इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करेंगे और फिर इसी इंटर क्वार्टाइल रेंज का हम कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, सही हो गया जी। उसके बाद हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करेंगे, और क्वार्टाइल डेविएशन का हम फिर कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रेंज। इस रेंज से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पर मैक्सिमम कौन है? एक्स में, हमेशा एक्स में देखना। रेंज हमेशा एक्स में होगी, एफ में नहीं होगी, क्योंकि एफ तो एक्स की तादाद को बयान कर रही होती है कि 1 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास रेंज में मैक्सिमम कितना है? 4, मिनिमम 1, तो रेंज क्या होगी? 4 - 1, आंसर इज 3। ये 3 हमारा रेंज आ गया।
अब इसी का कोफिशिएंट फाइंड करना है और इसके कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमें पता है, एक्सएम मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम प्लस मिनिमम इनटू 100, ये हमारा कोफिशिएंट का फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करते हैं, 4 - 1 4 + 1 इनटू 100, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 4 - 1 3, 3 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 100। तो हम देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है इसका। हमारे पास आ गया ये 60%। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है हमारे पास, 60%। गॉट इट। अब हमें चाहिए IQR। हमें पता है IQR का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1, Q3 - Q1। अब Q3 मुझे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब Q3 फाइंड करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 का फॉर्मूला होता है समेशन F + 1/4 और यहाँ पे आउटर में 3 आ जाएगा। व्हाट इज समेशन F? समेशन F कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। 5 + 3 8, 8 + 2 10 और 10 + 6 16। तो ये यहाँ पर आ गया हमारे पास 16। तो समेशन F हमारे पास 16 आ गया। तो 16 + 1 17, तो 3 × 17 डिवाइडेड बाय 4। देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर आ गया 12.75। 12.75 यानी कि ये तो TH है ना, ये तो भी पोजीशन ही है। 12.75 और आपको पता है 12.75 को कहाँ देखने हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होता है। तो हमें अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी बनानी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं इसकी। जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर 2 आ गया, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16। तो देखिए मैच कर रहा है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। तो 12.75 कहाँ आ रहा है, 12.75 तो 16 में आ रहा है। अगर 16 में आ रहा है तो ये जो 4 है ये क्या है हमारा Q3। तो Q3 हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, Q1 चाहिए। तो Q1 के लिए क्या करेंगे, Q1 का फॉर्मूला लिखेंगे, 1 इधर आ गया, समेशन F + 1/4 वैल्यू, ठीक। तो समेशन F कितना, 16 + 1 17, 17 डिवाइडेड बाय 4, 17 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, 4.25। तो 4.25। तो देखें 4.25 के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये Q2 की क्लास, Q1 की क्लास है। तो Q1 क्या हुआ हमारा, दैट इज 2। तो हमारे पास Q1 जो है वो आ गया हमारे पास 2। तो देखें फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हुआ, Q3 - Q1। तो Q3 कितना है 4, Q3 कितना है 4, Q1 कितना है 2। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना हो गया 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सही हो गया जी। अब चलते हैं इसका कोफिशिएंट पर। तो IQR का कोफिशिएंट क्या होता है, Q3 - Q1, Q3 + Q1 इंटू 100%, इंटू 100 हो गया, ठीक है जी, इंटू 100 हो गया। तो व्हाट इज Q3, Q3 तो हमारा 4 है। तो 4 - 2, 4 + 2 इंटू 100। तो आंसर 4 - 2 2 आ गया, 2 डिवाइड बाय 6 इंटू 100। तो आंसर आ गया हमारा 33.33। आंसर आ गया 33.33
3%। ये हमारे पास आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज। ठीक हो गया। तो अब हमारा क्या रह गया, क्वार्टाइल डेविएशन। आपको पता है क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ होता है। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 होता है, यानी कि Q3 माइनस Q1 तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया ना। अगर मैं इंटर क्वार्टाइल रेंज को सिर्फ 2 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो Q3 माइनस Q1 क्या था, 2 था, तो 2 डिवाइड बाय 2 आंसर 1 आ गया। ठीक है जी। तो व्हाट इज Q3, 4, Q1 2 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 1। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन 1 आ गया इस आंसर। और हमें पता है क्वार्टाइल का डेविएशन का जो कोफिशिएंट है वो वही होता है जो IQR का कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर क्या आया, वो भी यही आ गया, 33.33% आ गया। ठीक है। तो ये सारी के सारी हमारी कैलकुलेशन थी फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि हमने रेंज को, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन को फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे सॉल्व करना है। तो ये आप लोगों ने ज़रा देख लेना। ठीक है जी। अब हम सॉल्व करते हैं यही सारी चीज़ें अगर हमें आ जाए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी, फॉर ग्रुप डेटा, अगर हमारे पास ग्रुप डेटा आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसको ज़रा देख लेते हैं ज़रा। लेट्स अज्यूम हमारे पास जो डेटा है क्लासेस फ्रीक्वेंसी, क्लासेस जो है हमारे पास वो हैं 0 to 5, 10, 10 to 15, 20, 22, 25। ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 5, 6 और 4, ये बाबा फ्रीक्वेंसी। तो एग्जामिनर ने कहा कि फाइंड कर दें वही सारी चीज़ें, रेंज फाइंड कर दें और फिर उसका कोफिशिएंट फाइंड कर दें। रेंज के बाद उसका कोफिशिएंट फाइंड कर दें, फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड कर दें और उसका कोफिशिएंट फाइंड कर दें, और एट द एंड हम देख लेंगे क्वार्टाइल डेविएशन को। रेंज, अब हमने ग्रुप डेटा से रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज का जो फॉर्मूला था आपको पता ही क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम से रॉ डेटा के लिए और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। अब अगर हमारे पास ग्रुप डेटा आ जाए तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो याद रखिएगा रेंज फाइंड करेंगे लास्ट क्लास की एंड वैल्यू और फर्स्ट क्लास की फर्स्ट वैल्यू का डिफरेंस लेना है। ठीक है। यानी कि हम ये कहेंगे लास्ट क्लास की अपर क्लास लेनी है, फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लेनी है। ठीक है। फर्स्ट क्लास की स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, लास्ट क्लास का एंडिंग पॉइंट का डिफरेंस लेना है। ठीक है। और ये जो डिफरेंस होता है ये याद रखिएगा, ये क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस होता है, ये क्लास लिमिट का डिफरेंस नहीं होता। तो रेंज में समटाइम ये होगा, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सिर्फ मैक्सिमम माइनस मिनिमम को देखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जो रेंज आता है फॉर ग्रुप डेटा वो कुछ इस तरह आता है, रेंज का फॉर्मूला ये होता है कि
upper class boundary of last class minus lower class boundary of फर्स्ट क्लास, ये फॉर्मूला होता है रेंज का। तो लास्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री है, तो ये लास्ट क्लास है, इसकी अपर क्लास बाउंड्री क्या है 25, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 25। फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, फर्स्ट क्लास की ये लोअर 0, आंसर आ गया रेंज का 25। ठीक है, याद रखिएगा अगर कल को यहाँ पे क्लास लिमिट्स आ जाएं तो पहले क्लास लिमिट्स की आखिरी क्लास को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट कीजिएगा, इस वाली पहली क्लास को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट कीजिएगा, फिर इसका और इसका डिफरेंस लेकर रेंज निकालिएगा, वरना रेंज गलत आ जाएगी डायरेक्ट। तो कोएफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हमारे पास मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम प्लस मिनिमम इनटू 100. What is the maximum? 25 minus 0, 25 plus 0, 200, तो हमारे पास 100% रेंज आ गई। ठीक है, यानी कि जो रेंज है ये पूरे डाटा को 100% हमारी कवर कर रही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हमारी जो रेंज आ गई वो 100% आ गई। यहाँ पर IQR देखते हैं क्या आता है। IQR का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1। अब Q3 और Q1 फाइंड करना है और हमारे पास तो क्या है, सबसे पहले ग्रुप डाटा है। इसका मतलब ग्रुप डाटा का Q3 का फॉर्मूला क्या आता है, उसको जरा साइड पे लिख लेते हैं। Q3 L प्लस H ओवर F 3n/4 माइनस C के साथ आएगा ना ये तो, और ये मैं क्वार्टाइल में आपको सिखा चुका था। अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। टू प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 16 और 20, ये मेरे पास बन गई मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। आपको पता है सबसे पहले अगर हमने ग्रुप डाटा के लिए Q3 फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसने मुझे Q3 की क्लास के बारे में बताना है। तो 3n/4 सॉल्व करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय n कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 4 1 जार 4 5 जार 5 3 जार 15, तो हमारे पास ये आ गया 15। इस 15 को हम कहाँ देखेंगे, इस 15 को हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो ये 15 कहाँ आता है, ये जो 15 आएगा ये 16 में फॉल करेगा, तो ये मेरे पास बन गई, मेरे पास Q3 की क्लास बन गई। ठीक है, अब सब चीज़ें से यहाँ से मिल जाएंगी। व्हाट इज द लोअर क्लास बाउंड्री 15, व्हाट इज द क्लास इंटरवल 10 15 20, दैट इज 5 का। फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन क्लास इज 6, व्हाट इज 3n/4 15, और इस क्लास से प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 10, यहाँ पर आ गया 10। इस सब को सॉल्व करेंगे हमारे पास Q3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ गया 19.167 19.167, तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 19.17, ये हमारे पास आ गया Q3 हमारे पास आ गया। ठीक है जी, इसी तरह Q1 फाइंड कर लेते हैं हम। Q1 L प्लस H ओवर F n/4 माइनस C, तो ये हमारे पास आ गया हमारा Q1। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे n/4। सबसे पहले आपको पता है n/4 सॉल्व करते हैं, तो n/4 आएगा 20 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 5। ठीक है जी, तो इस 5 को देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रहा है, हाँ 5 तो 5 में आ रहा है,
तो ये क्लास बन गई हमारी Q2 की क्लास। ठीक, तो व्हाट इज द लोअर क्लास बाउंड्री? 5। क्लास इंटरवल कितना हमारे पास? 5 का है। गिवन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी? 3। n/2 कितना है? 5। और उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी इज 2 and the final answer is 10, एग्जैक्ट 10 आ रहा। तो ये हमारे पास आ गया हमारा Q1। तो देखिए स्टूडेंट्स, Q3 भी फाइंड कर चुके हैं हम, Q1 भी फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को IQR के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो व्हाट इज Q3? 19.17। तो 19.17 एंड व्हाट इज Q1? दैट इज 10। तो यहाँ से 10 आ गया। तो IQR हमारे पास क्या आ गया? 9.17। ये हमारे पास IQR आ गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई। और अगर मुझे इसका कोफिशिएंट चाहिए, IQR का ही कोफिशिएंट चाहिए, तो Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 इंटू 100 करूंगा। तो व्हाट इज Q3 माइनस Q1? Q3 कितना है हमारे पास? 19.17 माइनस 10, 19.17 प्लस 10 इंटू 100। तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 31.44 अप्रोक्सीमेट 31.44। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। और अगर आपको यहां से एट द एंड एग्जामिनर कहता कि भाई मुझे क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर दो, अगर मुझे क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर दो, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम कहते हैं बड़ा आसान है, जो IQ आ रहा है इसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखें Q3 माइनस Q1, ये तो IQR होता है, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज IQR? हमारा IQR कितना था? 9.7। तो जस्ट 9.7 को 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.585। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने तीनों तरह से, रॉ डेटा से, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से और ग्रुप डाटा से आपने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज आपने फाइंड करना। ठीक है। तो होप सो इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि हम पहले भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये क्वार्टाइल रेंज हम फाइंड कर चुके हैं। बस यहाँ पे हुआ क्या, बस सारी चीज़ें थोड़ी सी फॉर्मूले की शक्ल में आ गई। हमने Q1 Q3 को सॉल्व करने से अच्छा तरीके से सॉल्व करना सीखा हुआ हमने। अब ये क्या हुआ, Q3 माइनस Q1 इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला बन गया। और ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है Q3 माइनस Q1, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये डाटा का मिडल 50% होता है। ये डाटा का मिडल 50% होता है। अगर मैं हमसे एक लाइन बनाऊं, आपको पता है 0 है, दैट इज Q1, दैट इज Q2, दैट इज Q3, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक। तो IQR कहां से बनेगा? ये IQR बनेगा। ये जो बॉक्स होता है ये IQR होता है, और ये जो बॉक्स होता है ये पूरे डाटा का मिडल 50% होता है। यानी कि जो IQR होता है Q3 माइनस Q1, ये मिडल 50% ऑफ डाटा होता है। ये डाटा का मिडल 50% होता है। ठीक हो गया? अब हम स्टार्ट करेंगे
कि हमारा वेरिएंस क्या है। ठीक है, अब वेरिएंस के एक आधे क्वेश्चन देखते हैं और वेरिएंस समझते हैं कि वेरिएंस है क्या। ठीक है जी। वेरिएंस को भी इंशाल्लाह हम तीनों कैटेगरी से देखेंगे कि वेरिएंस फॉर अनग्रुप डेटा यानी कि ओरिजिनल रॉ डेटा से क्या होगा, फिर वेरिएंस को डिस्क्रीट से, और एट द एंड हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ग्रुप डेटा से। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमारे पास जो आखिरी डिस्पर्शन है वो वेरिएंस है। वेरिएंस मीन वेरिएशन इन द डाटा, कि डाटा में वेरिएशन कितनी है। वेरिएंस मीन वेरिएशन इन द डाटा कि हमारी वैल्यूज में, हमारी डाटा में वेरिएशन कितनी आ रही है। अगर हम सिंपल वेरिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें वेरिएंस को यूज करना पड़ेगा एज अ टूल। ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो तकरीबन नॉर्मली 3 फार्मूलाज यूज होते हैं। ठीक है, तो तीनों फार्मूलाज को जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेरिएंस फॉर अनग्रुप डेटा क्या है। वेरिएंस फॉर अनग्रुप डेटा क्या, तो वेरिएंस को एस स्केयर के साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल एस के ऊपर स्केयर, ये वेरिएंस का सिंबल है एस स्केयर। तो वेरिएंस इक्वल होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर ओवर एन, यानी कि वेरिएंस इक्वल होता है सम ऑफ स्केयर डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय एन के। ठीक है जी, यही ना सम ऑफ स्केयर डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय एन से कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसका एक और भी फॉर्मूला है जो इससे थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, वो ये है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन, और यहाँ पे हम यूज कर लेंगे होल स्क्वायर का। ठीक है क्या, तो ये दो फॉर्मूलाज आपने वेरिएंस के लिए याद रखना। तो ये तो हो गया फॉर ग्रुप डेटा। और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाए, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मौजूदगी में फॉर्मूला क्या बनेगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ बाहर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, और एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और एन की जगह आ जाएगा समेशन एफ आ जाएगा। और सेकंड फार्मूले में क्या होगा, ये दोनों फार्मूलाज याद रखने हैं क्योंकि एग्जामिनर दोनों फार्मूला से समटाइम कैलकुलेशंस करवाता है आपको। एस स्क्वायर आ गया, अच्छा फार्मूला समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ये हमारे पास बन गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा वेरिएंस फॉर अनग्रुप डेटा, और ये फॉर्मूला बन गया हमारा फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेशक उसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए या हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए। सही हो गया, तो सबसे पहले हम वेरिएंस का जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है जी, और फॉर अनग्रुप डेटा पहले देख लेते हैं, वेरिएंस फॉर अनग्रुप डेटा। तो वेरिएंस को पहले सॉल्व करते हैं फॉर अनग्रुप डेटा।
और अनग्रुप डेटा में रॉ डेटा की एग्जांपल फाइंड करेंगे, रॉ डेटा से सॉल्व करेंगे। तो रॉ डेटा हमारे पास ये है 2, 5, 6, 11, ठीक है। हमारे पास ये डेटा 4 वैल्यूज है, हम इसके अंदर वेरिएशन फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने कहा ये तो हमारे पास x आ गया ना, ये तो हमारे पास x आ गया, यानी कि x आ गया हमारे पास 2, 5, 6, 11, ये तो हमारे पास x आ गया। और हमें पता है कि अनग्रुप का फॉर्मूला ये और ये 2 होते हैं, तो मैं दोनों फॉर्मूले यूज़ करवा देता हूँ, ठीक है। तो पहले वाले फॉर्मूले को अगर हम देखें तो पहले वाला फॉर्मूला ये है कि s स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n है। और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या कहता है, दूसरा वाला फॉर्मूला कहता है कि समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n होल स्क्वायर हमारे पास है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले मीन फाइंड करो। याद है कि आपको प्रॉपर्टी पढ़ाते सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन मिनिमम, तो हमने देखना है कि सबसे कम डेविएशन किससे आ रही है, तो वो मीन से, इसलिए हम यहाँ पे मीन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मीन क्या, सबसे पहले मुझे मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मीन कैलकुलेट कर लेते हैं समीशन एक्स ओवर एन। तो सारी के सारी समीशन एक्स को हमने जमा किया, 2, 5, 6, 11, 2 plus 5 plus 6 plus 11, answer is 24, 24 divided by 4, answer is 6. तो 24 divided by 4, answer is 6. तो यानी कि मीन हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास 6 आ गया ना, तो हम ठीक है सॉल्व करते हैं इसको ज़रा। ये जो x की वैल्यूज़ है, इन सारी वैल्यूज में से माइनस करूंगा 6 को, और जो आंसर आएगा उसका साथ स्केयर भी लेता रहूंगा, उसका ऑटोमेटिक साथ स्केयर भी लेता, और एंड में सबका सम कर दूंगा। तो कहते हैं सबसे पहले 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 माइनस 4, तो माइनस 4 का स्केयर 16, 5 इधर 5, 5 माइनस 6 माइनस 1, माइनस 1 का स्केयर 1, 6 माइनस 6 0, 0 का स्केयर 0, 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 5, 5 का स्केयर 25, सबका सम करना, सम कर लेते हैं, ठीक है जी। 26 प्लस 16, आंसर आ गया 42। तो समीशन x माइनस एक्स बार, ये जो 42 है ये समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, ठीक है। वो कितना आया हमारे पास, समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, दैट इज 42। n कितने नंबर ऑफ वैल्यूज 4 है, 1 2 3 4, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 10.5 आ गया आंसर शायद, 10.5। तो ये 10.5 हमारा क्या था, वेरिएंस है, ये हमारा 10.5 वेरिएंस है। अब जरा इस फॉर्मूले से पूछ लेते हैं भाई, हाँ तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आंसर ये वाला आना चाहिए, क्योंकि दोनों फॉर्मूला सेम है। ये कहता है कि पहले स्क्वायर ले लो फिर सम ले लो, हमने कहा चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं। x का स्क्वायर ले लो, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 11 का स्क्वायर 121। फिर इसने कहा सबको सम कर लो, सम कर लेते हैं, 121, 36, 25 और 4, आंसर आ गया 186। ये आ गया मेरे पास 186। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 186। n कितना है 4, माइनस समीशन x कितना है 24, n कितना है 4, और होल का स्क्वायर कर दिया। तो देखते हैं आंसर क्या आता है इसके, 186 डिवाइड बाय 4, आंसर आ गया 46.5, इसका आंसर आ गया, और इसका आंसर आ गया हमारे पास 37।
6, तो 46.5 36 किया तो 10.5 एग्जैक्ट आंसर ये वाला आया। ठीक है, तो अब के पास चॉइस है कि आप जो मर्जी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप ये वाला फार्मूला भी वेरिएंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप ये वाला फार्मूला भी वेरिएंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई आंसर में वेरिएशन नहीं आएगी, कोई आंसर चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, बस समझ लगी आंसर। ठीक है, तो इस तरह आपने वेरिएंस फॉर रॉ डेटा या वेरिएंस फॉर अनग्रुप डेटा को आपने फाइंड करना है। ठीक है, चले, ये तो था हमारी सारी कैलकुलेशन। क्योंकि हमारा एग्जाम आपको पता है कि एमसीक्यूज बेस एग्जाम है, तो इतना टेबल बनाकर वैल्यू सारी को पुट करना थोड़ा सा हमारे लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा, और हम चाहेंगे कि एग्जाम में जितना टाइम सेव कर सकें वी शुड सेव आवर टाइम। ठीक है, तो जितना टाइम सेव होगा वही टाइम किसी और क्वेश्चन पे हम एलोकेट कर लेंगे। तो इसको डायरेक्ट ज़रा ना कैलकुलेटर से सॉल्व करना सीखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए और हम कैलकुलेटर से पूछें तो कैलकुलेटर डायरेक्ट हमें यहाँ तक ले आएगा, कैलकुलेटर डायरेक्ट बता देगा भाई आपका आंसर ये है। तो कैलकुलेटर से आंसर कैसे आएगा वो देखते हैं। मैं ज़रा ये रेस कर देता हूँ। ठीक है, फॉर कैलकुलेटर calculate variance from calculator। ठीक है, कैलकुलेटर से वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं हम वो देखते हैं ज़रा। ठीक, अच्छा वैल्यूज वही है हमारे पास 2, 5, 6 और 11, और आंसर क्या है 10.5। देखते हैं कैलकुलेटर 10.5 लेके आता है या नहीं लेके आता। तो उसका तरीका ये है, सबसे पहले अच्छा आपको याद रखिएगा इसकी कैलकुलेशन के लिए आपके पास ये साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो मॉडल है FX991ES है, यानी कि इसका जो मॉडल है वो FX991 है। आगे ES प्लस हो जाए खैर है, कोई मसला नहीं, मतलब FX991 होना चाहिए। ठीक है, और इसकी ज़रा ज़ियारत भी कर लें, शक्ल भी देख लें इस कैलकुलेटर की। ठीक हो गया, तो ये वाला कैलकुलेटर आप लोगों ने यूज़ करना है साइंटिफिक पर्पस के लिए। अगर आप QT में क्वांटिटेटिव मेथड में कैलकुलेटर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने ये वाला कैलकुलेटर को यूज़ करना है। ठीक हो गया, तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व वेरिएंस फ्रॉम कैलकुलेटर। तो उसके लिए ना सबसे पहले आपने मॉड का बटन प्रेस करना। मैं यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपने मॉड का बटन प्रेस किया। ठीक है, जैसे मॉड का बटन प्रेस किया होगा तो आपके पास सारे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गए होंगे। उसके बाद आपने मॉड का बटन प्रेस करने के बाद 3 पे लिखा हुआ स्टैट। ठीक है, सबसे पहले मॉड का बटन प्रेस किया, उसके बाद तीसरे नंबर पर स्टैट लिखा हुआ है, तो आपने तीसरे नंबर पर यहाँ पे स्टैट को प्रेस कर दिया। जैसे तीसरे नंबर पर स्टैट को प्रेस किया तो उसके बाद आपने यू शुड गो फॉर 1 - VAR। आपने 1 - VAR की तरफ जाना है, तो पहले ही नंबर पे है ये 1 - VAR वेरिएबल। जैसे 1 - VAR किया तो आपके पास एक कॉलम ओपन हुआ, एक कॉलम ओपन हुआ। वो कॉलम जो है वो आपके पास x का कॉलम ओपन हुआ। ठीक है, x का कॉलम ओपन हुआ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस x के साथ फ्रीक्वेंसी भी नज़र आ जाए तो आपको ना फ्रीक्वेंसी ऑन करनी पड़ेगी। मतलब इस वक्त जो कैलकुलेटर में नज़र आ रहा है सिंपल ये वाला कॉलम, एक कॉलम नज़र आ रहा है, इस वक्त फ्रीक्वेंसी का कॉलम नज़र नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी नज़र आ जाए तो यू शुड ऑन योर कैलकुलेटर्स फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी ऑन करनी पड़ेगी। तो टू ऑन फ्रीक्वेंसी
अगर आप फ्रीक्वेंसी को ऑन करना चाहते कैलकुलेटर से तो दोबारा आप लोगों ने मोड प्रेस करना है, और मोड प्रेस करने के बाद आपने बल्कि आपने ऑन फ्रीक्वेंसी के लिए शिफ्ट प्लस मोड, शिफ्ट प्लस मोड यानी कि पहले शिफ्ट का बटन दबाया, फिर साथ प्लस, प्लस नहीं दबाना, खैर पहले शिफ्ट का बटन प्रेस किया, देन मोड का बटन प्रेस किया। उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपने देखना है, यानी कि उसके बाद आपने डाउन एरो आना है। डाउन एरो आएंगे, जैसे आप डाउन एरो आएंगे तो आपको 4 नंबर पे मिलेगा स्टैट। तो 4 नंबर पे स्टैट पर आपने क्लिक किया तो ऑप्शन आ जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑन है या ऑफ करनी है। तो हम 1 को प्रेस कर देंगे, हम कह देंगे कि फ्रीक्वेंसी हमारी ऑन कर दो। तो जैसे हमने 1 प्रेस किया तो अब हम दोबारा इसको फॉलो करते हैं। अब देखिएगा अब की बार एक्स के साथ एफ भी नजर आ रहा होगा। तो दोबारा सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। मॉड 3, उसके बाद 3 पे जाना है, 3 पे स्टैट, फिर ये 1 पे 1 माइनस वेरिएबल। तो देखें अब की बार हमारे पास x के साथ फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, तो x आ गया, साथ हमारी फ्रीक्वेंसी भी आ गई। ठीक है जी, क्योंकि हमारे डाटा में भी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फ्रीक्वेंसी की परवाह नहीं करनी, सिंपल x की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें। तो x की वैल्यूज को पुट करते हैं 2, यहाँ पे लिखा हो गया 2, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो डाउन आ जाएंगे, फिर 5 लिखा, फिर इक्वल, फिर हमने 6 लिखा, फिर इक्वल 11 लिखा, तो 2 5 6 11 लिख दिया। और कैलकुलेटर यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 1 लिखता जा रहा है। तो ठीक है, लिखने दें, क्योंकि 2 एक मरतबा आ रहा है, 5 भी एक मरतबा, 6 भी एक मरतबा आ रहा है, तो आने दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है, जब ये सारी वैल्यूज लिख ली, अब ये जो ऑरेंज कलर वाला AC का बटन है इसको प्रेस कर देना, यानी कि आप मेन मेन्यू पर आ गए। तो ये सारे लिखने के बाद आपने ये AC का बटन प्रेस कर दिया तो आप बिल्कुल मेन मेन्यू पर आ गए। तो आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वेरिएंस का तो अपने इस सारे प्रोसीजर को फाइंड कर लेना। और वेरिएंस का तो सॉल्व कर ही सकते हैं, साथ साथ याद है कि हमने अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो अरिथमेटिक मीन भी यहीं से सॉल्व हो जाता है, वो भी इंशाल्लाह मैं भी सिखाऊंगा आपको कैसे। ठीक है जी, तो अब चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर के लिए आपको आंसर कहां से मिलेगा? आंसर के लिए आप लोगों ने कैलकुलेटर पे सबसे टॉप पर जो लेफ्ट अपर टॉप है शिफ्ट लिखा हुआ, शिफ्ट और ये 1 न्यूमेरिक वाला 1, इसको प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस 1। तो आपने शिफ्ट प्लस 1 ये प्रेस किया, तो शिफ्ट 1 प्रेस किया, आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। आपने फिर 4 नंबर पे जाना है, 4 नंबर पे लिखा हुआ है VAR, उसके ऊपर जाना है, VAR के ऊपर। तो VAR के ऊपर 1 2 3 4 4 नंबर आ रहे हैं। तो ये जो सेकंड वाला है ना, इसके बाद सेकंड वाले को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, अनग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा के लिए भी। और अगर आप 3 नंबर पे जाएंगे तो 3 नंबर पर आएगा x सिग्मा n, ये सिंबल बना होगा, ये सिंबल बना होगा। ठीक है, ये जो सिंबल है ये सिंबल है स्टैंडर्ड एविएशन का, जो कि वेरिएंस के बाद अभी हमने पढ़ना है, ये स्टैंडर्ड एविएशन का। तो स्टैंडर्ड एविएशन का सिंबल है, वेरिएंस डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं आने वाला। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड एविएशन पर जाओगे, स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये वेरिएंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड एविएशन? हमने 3 प्रेस किया, यानी कि शिफ्ट 1 प्रेस किया, फिर 4 पे वेरिएंस वेरिएबल ये प्रेस किया, वेरिएंस 2 पे मीन मिल जाएगा, 3 पे स्टैंडर्ड एविएशन मिलेगा। तो हमने 3 प्रेस किया और इक्वल का बटन प्रेस किया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया 3.24, हमारे पास आंसर आया 3.24। इस 3.24 का स्क्वायर करना है तो वेरिएंस बनेगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड एविएशन होता है, जो स्टैंडर्ड एविएशन होता है ये हमारे पास s होता है, और वेरिएंस क्या होता है s स्क्वायर, यानी कि मुझे इस s का स्क्वायर करूंगा तो वेरिएंस पर जाऊंगा। तो 3.24 का हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया, एग्जैक्ट, दैट इज 10.5। तो वो 10.5 हमारे पास आ गया। ठीक है।
तो इस तरह से अगर आपको एग्जाम में ही आ जाए तो कोई ज़रूरत नहीं सारे टॉप कॉलम शॉलम टेबल बनाने की, सिंपल कैलकुलेटर से इस तरीके से वैल्यूज़ को सेव कीजिएगा और ये तरीका है आंसर के लिए, डायरेक्ट आप 10.5 तक पहुंच जाएंगे। याद रखिए कैलकुलेटर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तक लेके जाएगा, आपको स्केयर बाद में खुद से लेना है, फिर ये 10.5 आएगा। समझ लगी? तो यहाँ तक के लिए इंशाल्लाह आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे, ठीक है, और कुछ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।